स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय टीवी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या शुरू किया था? टीसू शुरू किया था, यानी ऊतक को शुरू किया था। उससे पहले हमारा सेल यानी कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ पिछली क्लास में, उसमें हमने क्या किया था? ऊतक को स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसी से कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टीसू की परिभाषा। ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है, ये टीसू है, ऊतक है, यानी अलग अलग प्रकार के ऊतक है। ठीक है, जैसे टिश्यू की जो संरचना होती है, जैसे इपिथेलियल टिश्यू है, जैसे मैंने आपको बताए थे कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के टिश्यू है। ठीक है, देखिए कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा, उसमें पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर टिश्यू के प्रकार बताए थे मैंने आपको, और उसमें से जो प्रकार थे 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाएगा हमारा कि टिश्यू होते क्या है, ऊतक होते क्या है। मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था कि सेल क्या होती है? हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, और कोशिकाओं पर ही हमारा जीवन निर्भर है। ठीक है, यानी कोशिकाएं क्या होती है, सेल क्या होती है, वो इतनी छोटी होती है कि उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और कोशिकाओं का समूह, यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या करती है? ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यूज का निर्माण करती है। ठीक है, तो टिश्यू क्या हो जाते हैं, क्या हो जाती है टिश्यू की डेफिनेशन? मैंने आपको सेल में बताया कि जो सेल होती है उनका रूप आकार परिवर्तित होते रहते हैं, आकृति परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जो टिश्यू होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है, और उनका अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि समान रचना और समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। ये मैंने आपको टिश्यू की यानी ऊतक की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? मैंने सबसे पहले बताया था उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा बताया था संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा बताया था पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ बताया था मैंने आपको तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, उसमें से हमने सबसे पहले उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट कर दिया था। उसकी डेफिनेशन भी देख ली थी कि वो हमारे कौन कौन से अंगों के भीतरी सतह पर पाई जाती है। उसके बाद हमने उसके 2 प्रकार देखे थे, सरल उपकला और मिश्रित उपकला। ठीक है, तो आज हम सरल उपकला से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सरल उपकला। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे आप लोग और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपकला ऊतक के प्रकार। मेरे साथ साथ लिखते रहिए, उपकला ऊतक के प्रकार। तो कितने होते हैं इसके प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है सरल उपकला, और दूसरा है मिश्रित उपकला। सरल उपकला और मिश्रित उपकला। सरल उपकला को क्या बोलते हैं? सिंपल इपिथेलियल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंपल उपकला और मिश्रित उपकला। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो उपकला ऊतक है उसे बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल। जो उसके 2 प्रकार होते हैं उन्हें बोलते हैं इपिथेलियम, इपिथेलियम। ठीक है, तो
जो उपकला ऊतक होते हैं, ऊतक है, उसका इंग्लिश में नाम क्या है? उसका नाम है उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू। उसके जो दो प्रकार होते हैं, सरल उपकला और मिश्रित उपकला। सरल उपकला को बोलते हैं सिंपल इपिथीलियम, ठीक है, और कंपाउंड इपिथीलियम, ठीक है। तो मैंने आपको सरल उपकला भी बता दिया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जो सरल उपकला होती है उसमें वो क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सरल उपकला। सरल उपकला, इसे लिखते हुए चलेंगे फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। केवल एक परत होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था कि जो सरल उपकला होती है, सिंपल इपिथेलियम होते हैं, उनमें कोशिकाओं की कितनी परत होती है? एक परत होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं? ये हमारे शरीर के ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर टूट फूट बहुत कम होती है, यानी टूट फूट के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर टूट फूट बहुत कम होती है। जहाँ पर टूट फूट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तीसरा क्या लिखा था मैंने? ये उपकला बहुत नाजुक होती है। कैसी होती है? बहुत नाजुक होती है। नाजुक होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था सरल उपकला के बारे में कि जो सरल उपकला होती है वो कैसी उपकला होती है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। ये बहुत नाजुक उपकला होती है और ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर टूट फूट बहुत कम होती है, ठीक है। ये सामान्यतः अवशोषी सतहों पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जो अवजोग सतह होती है, लेयर होती है, वहाँ पर पाई जाती है। इसी में एक पॉइंट और लिख लेंगे कि ये अवशोषी सतहों पर पाई जाती है। अवशोषी सतहों पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सरल उपकला है उसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? सरल उपकला के प्रकार। सरल उपकला के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। फटाफट से मेरे साथ साथ नाम लिखते हुए चलेंगे। पहला होता है सल्की उपकला। सल्की उपकला दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पहला कौन सा होता है? सल्की उपकला। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेवमेंट इपिथीलियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेवमेंट इपिथीलियम। दूसरा होता है, फटाफट से मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा होता है घनाकार उपकला। इसे बोलते हैं ट्यूबोडियल इपिथीलियम।
तीसरा होता है रोमक उपकला, स्तंभाकार उपकला। तीसरा होता है स्तंभाकार उपकला यानी कोलमनर इपिथीलियम। स्तंभाकार उपकला। फोर्थ होता है रोमक उपकला। रोमक उपकला, एक बार इनके नाम लिख लेंगे, फिर इन्हें एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। रोमक उपकला को क्या बोलते हैं? रोमक उपकला को बोलते हैं सिलिएटेड इपिथीलियम। और लास्ट होता है ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लैंडुलर इपिथीलियम। फटाफट से लिखेंगे। तो कितने प्रकार होते हैं इसके? सरल उपकला के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, रोमक उपकला और ग्रंथिल उपकला। ठीक है, अब इन्हें पांचों को एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ना है हमें? सबसे पहले हमें पढ़ना है सल्की उपकला यानी पेवमेंट इपिथीलियम। सल्की उपकला। ठीक है, तो क्या होता है सल्की उपकला? फटाफट से अपने नोटबुक में एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये सबसे पहले लिखेंगे कि यह चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत की बनी है। मैंने आपको बताया, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि कितनी लेयर की कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो फटाफट से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यह उपकला चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी है। यह उपकला चपटी कोशिकाओं की, मैंने बताया था कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। चपटी, कुछ लंबी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी, कुछ चपटी। चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है। एक परत से बनी होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो सल्की उपकला है वो कितनी परत से बनी होती है? एक परत से। कोशिकाओं की एक लेयर से बनी हुई होती है। और कोशिकाएं भी कैसी होती है? चपटी कोशिकाएं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि इसमें केंद्रक सामान्यतः कहाँ रहता है? कोशिका के केंद्र में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस कोशिका के केंद्र में रहता है यानी मध्य में रहता है। केंद्र में रहता है। सबसे पहली बात क्या हो गई कि यह चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत की बनी होती है। दूसरी बात क्या हो गई कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो कहाँ पे होता है? कोशिका के मध्य में होता है, सेंटर में होता है यानी केंद्र में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो कोशिका है ये जो उपकला है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये हमारे शरीर के कौन कौन से स्थान में पाई जाती है, कौन कौन से अंगों में
पाई जाती है। तो लिखेंगे इस प्रकार की उपकला। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखते हुए चलेंगे। इस प्रकार की उपकला इस प्रकार की उपकला कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? हमारे फेफड़ों के वायु कोष्ठों यानी हमारे लंग्स के वायु कोष्ठों, फेफड़ों की वायु कोष्ठों, रक्त वाहिनियों, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना टाइम आपको मिल रहा है कि आप मेरे साथ साथ आराम से नोट डाउन कर सकते हो। रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों और हृदय के आभ्यंतरिक स्तर। लसिका वाहिनियों, कार्निया और हृदय के आभ्यंतरिक स्तर। हृदय के आभ्यंतरिक स्तर आदि में पाई जाती है, आदि में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये उपकला? हमारे फेफड़ों के, हमारे लंग्स के वायु कोष्ठों में, हमारी रक्त वाहिनियों में, हमारी लसिका वाहिनियों में, कार्निया में और हृदय के आभ्यंतरिक स्तर में। ये जो उपकला है, स्तल की उपकला यानी पेमेंट इपिथेलियम, ये यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे। फिर इसका मैं आपको एक बार संरचना भी बना के दिखा देती हूँ कि ये कैसी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है पेमेंट इपिथेलियम यानी जो स्तल की उपकला है, ये किस तरह की संरचना होती है इसकी? कुछ इस तरह की। ठीक है, तो कुछ इस तरह की संरचना होती है किसकी? स्तल की उपकला, स्तल की उपकला की। जो टिश्यू होते हैं, जो पेमेंट उपकला होती है, इपिथेलियम होती है, तो वो किस तरह की संरचना होती है? इस तरह की कुछ उसकी संरचना होती है। ठीक है, ये जो बिंदु बिंदु मैंने बनाए हैं, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या है ये? बीच में स्थित है ना, हर इसके बीच में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है। नेक्स्ट चलेंगे, ये हो गया हमारा स्तल की उपकला। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद दूसरा आता है हमारा घनाकार उपकला यानी क्यूबोडियल टिश्यू। सेकंड पॉइंट लिखेंगे घनाकार उपकला।
इपीथीलियम, इपीथीलियम, घनाकार उपकला यानी ट्यूबोडियल इपीथीलियम। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, इसमें कितनी परतें होती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे इसमें कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, घनाकार, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, घनाकार होती है। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वो कैसी होती है, घनाकार होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि इस प्रकार की उपकला कहाँ कहाँ पे पाई जाती है हमारी, इस प्रकार की उपकला हमारी सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं यानी जो हमारी श्वसन की सूक्ष्म छोटी छोटी जो श्वसन नलिकाएं होती है, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, एक तो ये जो उपकला है उसमें पाई जाती है। दूसरा लिखेंगे पाचन ग्रंथियों में, इसमें पाचन ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों, कॉमा लगाते रहेंगे, थायराइड ग्रंथियों, तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हमारी सूक्ष्म नलिका श्वसन नलिकाओं में, लार पाचन ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में और डिंब ग्रंथियों में पाई जाती है। वह डिंब ग्रंथियों में, डिंब ग्रंथियों में पाई जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, मैं साइड हो जाती हूँ। जो इस तरह की उपकला है वो किस में पाई जाती है, हमारी सूक्ष्म नलिकाएं यानी छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है श्वास की, उनमें, हमारी पाचन ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में, थायराइड ग्रंथियों में और डिंब ग्रंथियों में पाई जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। ये किस तरह की होती है, ये इनका जो आकार होता है वो किस तरह का होता है, देखिए इनका आकार कुछ इस तरह का होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ अगर पिक्चर्स भी बनाते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो किस तरह का इनका आकार होता है फटाफट से नोट डाउन कर, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाते हुए चलेंगे। फटाफट से ऐसे ही बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का इनका आकार होता है। कौन सी उपकला, घनाकार उपकला। तो किस तरह का आकार होता है इनका, कुछ इस तरह की होती है घनाकार उपकला, ठीक है। आप लोग भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो
जो उपकला होती है, इसमें जो मैंने बीच में ये जो बिंदु बिंदु करके लिए है, ये क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा आ जाता है टिश्यू इसके बाद। दो हो गए हमारे, सॉरी, उपकला यानी इपिथीलियम। तीसरा इपिथीलियम, तीसरी उपकला आती है स्तंभाकार उपकला। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, स्तंभाकार यानी स्तंभ के आकार की। स्तंभाकार उपकला, इसे क्या बोलते हैं? स्तंभाकार उपकला को इसे बोलते हैं कॉलमनर इपिथीलियम। ठीक है, अब ये जो इस तरह की उपकला है, जो स्तंभाकार उपकला है, वो कहाँ पे पाई जाती है, ये देखेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो उपकला है, स्तंभाकार उपकला, इसकी कोशिकाएं चौड़ाई में कम और ऊंचाई में अधिक होती है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी कोशिकाएं चौड़ाई में कम और ऊंचाई में अधिक होती है। चौड़ाई में कम और ऊंचाई में अधिक होती है। इससे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो इस तरह की, जो इसमें जो कोशिकाएं होती है, जो सेल होती है, वो चौड़ाई में कम और ऊंचाई में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये उपकला हमारे अमाशय, आंतों के स्तर लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये उपकला अमाशय, आंतों के स्तर, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। हमारी कहाँ पे पाई जाती है ये उपकला? हमारे आंतों के स्तर, वायु कोष्ठों, और अधिकांश कहाँ पे पाई जाती है? ग्रंथियों की नलियों में पाई जाती है। वायु कोष्ठों, वायु कोष्ठों और ग्लैंड्स जो होती है उनकी नलियों में, ग्रंथियों की नलियों में पाई जाती है। ग्रंथियों की नलियों में पाई जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और कार्य की दृष्टि से, कार्य क्या है इनका? कार्य की दृष्टि से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और ये अवशोषण यानी अब्जॉर्ब और श्रावण का कार्य करती है। किसका? अवशोषण और श्रावण का कार्य करती है। श्रावण यानी सेक्रेशन। ये अवशोषण, अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन, और श्रावण यानी सेक्रेशन का कार्य करती है। तो इसके दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? अब्जॉर्ब और सेक्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी स्तंभाकार उपकला है। इसके बाद कौन सी आ जाती है? रोमक उपकला और ग्रंथिल उपकला। उन्हें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ऐसा ही कैमरा है कि हम आधे घंटे की ही वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का